हेलो दोस्तों, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जिसमें से पहला मोल कंसेप्ट, दूसरा गैसियस स्टेट, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स और चौथा आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट और फार्मूले सब लिख के लाए हैं, बस थ्योरी भी लिख के लाए हैं, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो इसके लिए हम जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। तो पहला कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या आयन इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन इक्वल टू 1/r होता है। ये r जो होता है रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों हम आपको फार्मूला और थ्योरी बताते चलते हैं, आप बस कोलरेट करते रहिएगा अपने स्टडी के अनुसार, ठीक। तो कंडक्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन्स इन सोल्यूशन, जैसे MgCl2 और NaCl। इसमें एक Mg और 2 Cl2, इसमें 3 आयन है, इसमें Na और ACl2, इसमें 2 आयन है, तो MgCl2 का ज्यादा होगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में, ठीक। कंडक्टेंस जो होता है 1/4 चार्ज ऑफ आयन होता है, जैसे इसमें प्लस चार्ज है, इसमें 2 चार्ज है, इसमें 3, तो 1/4 चार्ज के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसमें सबसे कम चार्ज वो वाला अपना कंडक्टेंस उसमें ज्यादा होगा। फिर उसके बाद कंडक्टेंस जो होता है साइज ऑफ नेकेड आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ नेकेड आयन का क्या मतलब है? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन जो होगा, जैसे सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड आयन किसका होगा? लिथियम का होगा, तो उसका अपोजिट कर दो तो साइज ऑफ नेकेड आयन हो जाएगा, इसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया हो, जैसे सेम कंसंट्रेशन दिया हो, सेम में पूछे तो इसको अप्लाई करेंगे, और डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तब इसके लिए ये अप्लाई करेंगे। चार्ज के लिए हम अप्लाई करेंगे, और सोल्यूशन जैसे नंबर ऑफ आयन ऑफ सोल्यूशन इसमें पूछ रहा है तो ये, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से, इसका ये अपना यहाँ से देख लेंगे, ठीक। ये हमारे 4 पॉइंट है, चारों आप कंडक्टेंस में याद कर लीजिएगा। कंडक्टेंस ऑफ H प्लस और OH ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, जैसे AH प्लस और OH कहीं भी आ जाए वो ज्यादा होगा अलग दूसरे एटम से, क्योंकि इसमें ग्रोथर्स इफेक्ट लगता है। जैसे NaCl और H में कंपेयर कराए तो ये इसका ज्यादा होगा, OH और Cl में कराए तो OH हमेशा ज्यादा होगा, H और OH हमेशा ज्यादा होते हैं। कंडक्टेंस जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्शन जो होता है एसिटिक स्ट्रेंथ के आप वीक एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टेंस जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वीक बेस के टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक। ये अपना एग्जांपल तो हो गया, ये अपना वीक हो गया, ये भी वीक है, तो कंडक्टेंस इसमें हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो NH4OH हमारा ज्यादा हो जाएगा CH3NHO3 से, क्योंकि ये ज्यादा वीक है, ठीक, बेस है, ठीक। ऐसे ये भी हो जाएगा हमारा। कंडक्टेंस जो होता है 1/, विस्कोसिटी के बराबर होता है। कंडक्टेंस जो है 1/, विस्कोसिटी के बराबर है, ठीक। 4 पॉइंट हमारे यहाँ पे हैं। कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ग्रोथस इफेक्ट हो जाएगा। ये टेम्परेचर किसके चीजों पर डिपेंड करता है। कंडक्टेंस जो होता है विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को C से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी बराबर होता है K बराबर 1/ρ और कंडक्टेंस बराबर C बराबर 1/r। इसको अभी हम पीछे देख के आए हैं। तो एक फार्मूला होता है K = C × सेल कांस्टेंट। K हो गया कंडक्टिविटी, C हो गया कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट तो दिया है। K बराबर 1/ρ होता है, C बराबर 1/r होता है, सेल कांस्टेंट L बराबर A होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 cm³ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। K बराबर 1/ρ होता है, रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी R हो गया, मोलर कंडक्टेंस λm हो गया, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है λe हो गया। तो K बराबर जब हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी बराबर C × L/A। इसकी यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कापा भी कहता है। और λm जो हमारा मोलर कंडक्टेंस होता है, इसका फार्मूला होता है K × 10⁻³ m जो होता है मोलैरिटी होता है, ठीक। इसका यहाँ पे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर स्क्वायर हो जाएगा, इसका समझ गया। फिर उसका बाद हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला होता है K × 10⁻³ n जो होता है हमारा नॉर्मेलिटी हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है n फैक्टर × इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन जो होता है डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में, ठीक। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाज अपॉन डाइल्यूशन को हमने देख लिया, क्योंकि रीजन इसका जो होता है नंबर ऑफ आयन डिक्रीज पर cm³ ऑफ सोल्यूशन होता है, इसलिए कंडक्टिविटी में डिक्रीज करता है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखेंगे तो उसका एक रूल होता है डिवाई-हैकेल और ऑक्सेंजर इक्वेशन जो होता है, ऑक्सेंजर इक्वेशन, इसका क्या होता है? λ1 जो मोलर कंडक्टिविटी होती है फाइनाइट वॉल्यूम के लिए, और इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी जो होती है हमारा कंडक्टेंस जो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। ये फाइनाइट डाइल्यूशन भी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनफाइनाइट के लिए। फिर -b × √c, ये b हमारा जो होगा ये हमारा जो स्लोप होगा, और √c जो होता है कंसंट्रेशन होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बन के आएगा λv और √c का, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है, एक ये है एक ये है ग्राफ में, ये B है A है, पूछा है किसका इसमें मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। जैसे पहला आंसर हमको दिया है ए जो होगा NaCl होगा, B जो होगा KCl होगा, दूसरा दिया है A KCl होगा और B NaCl होगा।
तो क्या होगा, नेकेड आयन जितना बड़ा होगा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो KCl जो है वो ज़्यादा होगा, तो नेकेड आयन जो ज़्यादा बड़ा होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो नेकेड आयन कौन सा है, नेकेड आयन हमारा B हो जाएगा, क्योंकि बी नेकेड आयन है KCl, तो KCl B है, तो अपना B वाला KCl है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, Na और K में नेकेड आयन का कौन सा ज़्यादा होगा, K वाला ज़्यादा होगा, तो ठीक B वाला हमारा KCl हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात आए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिवाइड है रूल है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा कार्ल-राउस कलर है, इसको हम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस lambda m of weak electrolyte is equal to sum of molar conductance of ion of weak electrolyte। ठीक, जैसे ये मोलर कंडक्टेंस AX/BY इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम इसका जो x है, A का x है, इसको आगे ले लेंगे, फिर लेमडा m इसको कोफिशिएंट में x कर लेंगे, फिर लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए A की पावर प्लस y कर देंगे, ये वाला y इसके पावर में आ जाएगा, ये x वाला पावर B के y में आ जाएगा। ठीक, y प्लस इंटू लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन की B की पावर माइनस x कर देंगे, ये हमारा ऐसे कार्ल-राउस कलर लिखा जाता है, कार्ल-राउस कलर जिसको हम बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया Al2SO4 3, तो इसका हम मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे, तो जो ये हमारा 2 है ये आगे आ जाएगा, फिर लेमडा m फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए Al की पावर 3 हो जाएगा, फिर ये 3 जो होगा ये आगे आ जाएगा, एक बार 2 आगे आ जाएगा इसका वाला, फिर एक बार 3 आएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, तो लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन SO4 और ये वाला 2 इसके ऊपर चले जाएगा। ठीक, ये हमारा मोलर कंडक्टेंस हो गया। और जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे तो ये जो 2 और 3 आ रहा है इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा, सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो हमारा कोफिशिएंट होगा नहीं आएगा। तो लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है फैक्टर इनटू लेमडा m फाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। ये अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पिरिन की सॉल्युबल साल्ट इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस जो होता है K साल्ट इंटू 10 की पावर 3 अपॉन लेमडा m साल्ट जो होता है मोलर कंडक्टेंस इन साल्ट, K साल्ट इंटू K साल्ट लिखेंगे वैल्यू, फिर 10 की पावर 3 इंटू लेमडा m लिखेंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका फार्मूला जो होगा है कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे C इनफाइनाइट लिखते हैं, और कंडक्टेंस ऑफ फाइनाइट डाइल्यूशन C भी जिसको लिखते हैं, तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो लेमडा m फाइनाइट डाइल्यूशन, लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इक्विवेलेंट कंडक्शन के टर्म में लेमडा E इक्विवेलेंट फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इक्विवेलेंट कंडक्शन, और जो कंडक्टेंस होगा इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन फाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे फाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, लेकिन कंडक्टेंस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन फाइनाइट डाइल्यूशन है। ठीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये डायरेक्ट पूछे तो इसका फार्मूला होगा, यहाँ पे कि अगर पूछे कंडक्टिविटी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका फार्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू लेमडा m फाइनाइट डाइल्यूशन का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फिर दूसरे ब्रैकेट में लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस लेमडा m फाइनाइट डाइल्यूशन। लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनाइट से इनफाइनाइट से फाइनाइट को घटा देंगे। ठीक, कंडक्टेंस ऑफ OH वेरी हाई इन कंपेयर टू अदर आयंस, ये तो हमने बता दिया ग्रोथ रिस्पेक्ट, और इसको हमने ये भी एक क्वेश्चन पीछे ही करा दिया है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सेल। सेल में हमारा 8 नोट पॉइंट है, उसको अच्छे से देखेंगे, सेल को आपको पूरा समझा देंगे। सेल क्या होगा, इन दिस डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक प्लेस। सेल 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में पहला एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल ही हमारा टोटल है, इसको हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। एक बॉक्स है हमारा, इसमें ZnSO4 भरा है, दूसरा बॉक्स है हमारा CuSO4 भरा है। ZnSO4 के रॉड में ZN रॉड लगा है और CuSO4 में कॉपर का रॉड लगा है। ठीक, उसके बाद ये दोनों रॉड आपस में गैल्वेनिक के थ्रू हमारा एक दूसरे के गैल्वेनिक के उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जो आता है हमारा, इस रॉड से ZN रॉड से हमारा ZN+2 आयन हमारा सोल्यूशन में आता है, और यहाँ से हमारा CuSO4 से Cu2+ आयन हमारा इसमें जाता है, रॉड के अंदर जाता है। तो इस पे हमारा जब ZN+2 आयन इसमें सोल्यूशन में आ जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। माइनस चार्ज क्रिएट हो गया तो वो एनोड बन जाएगा, जो ZN रॉड है वो एनोड की तरह कार्य करेगा। और Cu2+ इसमें जब जाएगा तो यहाँ से जो माइनस चार्ज है ऐसे ऐसे माइनस माइनस होते हुए गैल्वेनिक के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई पॉजिटिव एटम चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि Cu2+ इसको दे रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैथोड हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ZnSO4 में कैटायन है और एनायन नहीं है, और CuSO4 में एनायन है कैटायन नहीं है, तो दोनों को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम साल्ट ब्रिज लगा देंगे। साल्ट ब्रिज से यहाँ से हमारा पॉजिटिव आयन सोल्यूशन से, ये तो अपना रॉड से था, यहाँ सोल्यूशन से हमारा पॉजिटिव आयन इसमें जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव आयन पहुँच जाएगा, और यहाँ से जो सोल्यूशन में निगेटिव आयन है वो यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये आयन के माइग्रेशन से इनर्ट सर्किट को कंप्लीट करता है, और गैल्वेनिक जो होता है इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से आउटर सर्किट को कंप्लीट करता है। ये इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से आउटर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये आयन के माइग्रेशन से इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है साल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक,
साल्ट ब्रिज का काम है इसी को बैलेंस करना होता है। तो जेडियन जो है, तो जेडियन को जब हम रिएक्शन कराएंगे जेडियन +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन करता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि 0 से +2 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किस पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। ये 2 पॉजिटिव से 0 हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन, 2 से 0 हो रहा है तो घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये किस पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं वो साल्ट ब्रिज का क्या काम है। साल्ट ब्रिज जो होता है 2 कंपार्टमेंट को ऐड करता है। ठीक, 2 कंपार्टमेंट को आपस में ऐड करता है। एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट को ये न्यूट्रल करता है। ठीक, ये U2 की तरह होता है और स्मूथ फ्लो ऑफ करंट को फ्लो कराने में स्मूथली प्रोवाइड करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है। ठीक, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है फिल इनसाइड द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के अंदर जो भरा रहता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर अगर जेली प्लस इलेक्ट्रोलाइट के दोनों से मिलकर सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो KNO3 KNH4O3 NO3 और KCl का मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट। अगर अगर जेली प्लस इसका मिक्सचर बना के सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। केटायन आयनिक मोबिलिटी जो होता है आयनिक मोबिलिटी के बराबर होता है। ठीक, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो हमारा रॉड है, जिंक रॉड और कॉपर रॉड, वो क्या होता है? इट कनेक्ट इनर इलेक्ट्रोलाइट एंड आउटर पार्ट। इनर इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें इसके अंदर है, इनर इलेक्ट्रोलाइट ये अंदर जो है और ये बाहर वाले पार्ट को कनेक्ट करता है। ठीक, कंडक्टर की तरह कार्य करता है तभी तो करंट फ्लो होगा। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो नहीं करेगा उसका प्लेटिनियम वाला और ग्रेफाइट रॉड, इसके 2 एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद हमारा नोट 3 आता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का पार्ट देखते हैं। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जैसे ये मेटल का रॉड है और मेटल का ये इलेक्ट्रोड है। ठीक, जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का रॉड होगा। जिस मेटल का रॉड लेंगे उसी मेटल का इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में डिप करा देंगे। जिसका मेटल का लेंगे उसी का इलेक्ट्रोड डिप कराएंगे। जैसे जेडियन का रॉड लेंगे तो जेडियन SO4 के सोल्यूशन में उसको डिप कराएंगे। Cu का लेंगे तो CuSO4 के, Ag का लेंगे तो AgCl का, ऐसे ही करा देंगे। ठीक, ये एनोड की रिएक्शन होगी, ये कैथोड का। एनोड पे हमेशा देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से प्लस में जा रहा है और यहाँ प्लस से ये 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। फिर दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रोड में गैस हाफ सेल इलेक्ट्रोड। ठीक, जो गैस पास कराएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आयन का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में होगा। जैसे H2 का गैस पास करा रहे हैं तो इसमें जो होगा H2 के ही आयन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जैसे H2 का पास कराएं तो ये HCl, इसमें H प्लस आएगा। Cl2 का हुआ तो NaCl से Cl आएगा। O2 का हुआ तो NaOH से OH आएगा। यहाँ पे भी रिएक्शन देख लीजिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। अभी बताएंगे किसका ऑक्सीडेशन होता है, कैसा रिडक्शन होता है। ठीक, बस आप याद रखिए 0 से प्लस में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन और प्लस से 0 में जा रहा हो तो रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पे होता है और रिडक्शन जो होता है कैथोड पे होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे होता है? जैसे एनोड का रिएक्शन दिया है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है तो 0 से +2 में जा रहा है और ये +2 से 0 में जा रहा है तो ये कैथोड का रिएक्शन है। ये एनोड का, ये कैथोड का। तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद जेडियन प्लस Cu2 ये हो गया, फिर जेडियन प्लस Cu, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये सेल रिएक्शन हो गया। सेल दोनों को जो ऐड कर देंगे तो ये सेल रिएक्शन आ गया। सेल रिएक्शन में ये ध्यान दीजिएगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं एनोड और कैथोड। इसमें देखिए ये 0 से 2 पे जा रहा है और ये 0 से 2 पे जा रहा है और ये जो है हमारा 2 से 0 पे जाएगा। ठीक, ये 2 से प्लस से हमारा 0 पे जाएगा, ये प्लस हो गया आएगा, ये प्लस से 0 पे जा रहा है। तो उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा सेल रिएक्शन आएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेल रिएक्शन को? पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। पहले ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड का लिखेंगे। दोनों के बीच में डबल का एरो बना देंगे। डबल का मतलब एक लाइन खींच देंगे। एनोड रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाना, और कैथोड का मतलब रिडक्शन, कम से ज्यादा की ओर जाना। अगर फेज 1 है और फेज 2 है तो सिंगल पाई से डिनोट करेंगे, और फेज 1 और फेज 1 सेम है तो कॉमा से डिनोट करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारा एक सेल रिएक्शन गिवन है। ठीक दोस्तों, सेल रिएक्शन यहाँ पे हमारा गिवन है तो जेडियन S से जेडियन +2 जा रहा है। पहले हम ऑक्सीडेशन का लिखेंगे क्योंकि एनोड पहले लिखना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे। जेडियन से जेडियन 2+ जा रहा है और दोनों सेम में जा रहा है, मतलब फेज 1 से फेज 2 में जा रहा है तो सिंगल पाई लिखेंगे। तो जेडियन से S से जेडियन +2 जा रहा है, सिंगल पाई। फिर उसके बाद डबल पाई लगाएंगे, ये अपना साल्ट ब्रिज हो गया। फिर एनोड कैथोड का लिखेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। Cu2+ से Cu जा रहा है तो ये अपना कैथोड का हो गया। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ये 0 से +2 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन, 2 से 0 जा रहा है, ये अपना रिडक्शन हो गया। ठीक, ऐसे ही सेम हमारा ये भी एग्जांपल, इसको भी देख लीजिए। प्लेटिनम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि वह इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो उसे गैस के साइड में रिएक्शन के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन अगर कहीं पे दिया हो तो उसके आगे हम प्लेटिनम लगा देंगे क्योंकि प्लेटिनम जो होता है हमारा इनर इलेक्ट्रोड है, लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इसको बाहर ऐसे सेल रिप्रेजेंट में दिखा देते हैं। सिंगल पाई से एनोड को सिंगल पाई से डिनोट करते हैं और कैथोड को भी सिंगल पाई से, और दोनों को साल्ट ब्रिज से डबल पाई से जोड़ देते हैं। पहले एनोड को लिखेंगे, ये वाला एनोड हो गया, ये वाला कैथोड हो गया। एनोड को हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड को हमेशा रिडक्शन होता है। तो एनोड पे देखो 0 से प्लस में जा रहा है, ये अपना ऑक्सीडेशन, प्लस से 0 में जा रहा है तो अपना रिडक्शन। ठीक, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है? जिंक के रॉड से सोल्यूशन में जिंक केटायन आ जाएगा और रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक,
और सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ से जिंक रॉड से जिंक हमारा सोल्यूशन में आ जाएगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा और सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों यहाँ पे एक एरिया बना लेंगे, ठीक। और Zn+2 का इलेक्ट्रोलाइट भरा है, तो डबल लेयर चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और डबल लेयर चार्ज जो फॉर्म हो रहा है इसी के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो डबल लेयर चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से डिनोट करते हैं, ठीक। यदि इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन 1 मोल और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो जाए, फिक्स कर दें, तो उसी डबल लेयर को जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको E0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन आता है हमारा, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या देखते हैं, ई सेल जो होता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल जो होता है -2.303 RT/NF log QC के बराबर होता है, ठीक। ई सेल इक्वल टू E0 सेल। E0 जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई सेल इक्वल टू E0 सेल -2.303 RT/NF इंटू log QC। QC बराबर जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और 1 फैराडे जो यहाँ पे F दिया है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, टेम्परेचर 298 केल्विन, R बराबर 8.314, इसको रख देंगे। सॉलिड में ये जो हमारा अलाउ नहीं होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई अगर सॉलिड है तो उस टर्म को हम नहीं लेंगे, ठीक। ई सेल बराबर E0 सेल -0.0591/N इंटू log QC। ये वैलिड है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, हमेशा 90% पे यही फार्मूला यूज होगा नर्स्ट इक्वेशन में। ई सेल इक्वल टू E0 सेल -0.591 इक्वल टू log QC, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। सब वैल्यू रखने के बाद ये हमारा मेन फार्मूला आता है। जो N है, N को हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन बैलेंस सेल रिएक्शन, ये N फैक्टर है। जो जितना ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में, उसी के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर देंगे, वही हमारा N होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे M से M+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो 0 से +2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, क्योंकि तो यहाँ देखो 0 से +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0951/N log M2/1। M2 प्रोडक्ट अपॉन QC बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट M2 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये देखो सॉलिड में है, इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, तो M+N से यहाँ पे 0 जा रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में सब ये ठीक सेम रहेगा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का सॉलिड है, तो 1 अपॉन इसका ये हो जाएगा रिएक्टेंट का, ठीक। और अगर सेल रिएक्शन आ गया, ये अपना हाफ सेल का है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अगर पूरा सेल आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे Zn+Cu2 और Zn+2 = Cu, तो E0 सेल इसका लिखेंगे 0.0591/N इंटू log ये Zn+2/Cu2+ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। ई और E0 में क्या डिफरेंस है, ई जो होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी इंटेंसिव, ये नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सेल्स और शेप ऑफ सेल्स, ये भी नॉट डिपेंड ऑफ साइज ऑफ सेल ऑफ सेल। ये स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बराबर होता है, बस साइन का चेंज होता है। जैसे यहाँ ये अपना ऑक्सीडेशन की वैल्यू गिवन है, यहाँ अपना रिडक्शन का गिवन है, तो ऑक्सीडेशन का हमको दिया है पोटेंशियल x, तो रिडक्शन का पूछा है तो -x हो जाएगा, ठीक। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो होता है वो निगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ होता है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को समझ नहीं आता है। जैसे यदि 2 हाफ सेल देकर किसी हाफ सेल का पोटेंशियल पूछे, 2 हाफ सेल दिया है और फिर से हाफ सेल पूछे, तब इसके लिए ये वैलिड है। और यदि 2 हाफ सेल देके सेल रिएक्शन पूछे, सेल का पोटेंशियल पूछे, पहले आप देखते हैं यदि 2 हाफ सेल देके हाफ सेल पूछे, 2 हाफ सेल गिवन है फिर हाफ सेल पूछे, तो उसको हम करेंगे डेल्टा जी मेथड से सॉल्व करेंगे। डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल हो जाएगा। जैसे एक हाफ सेल ये गिवन है, इसका वैल्यू x1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और दूसरा ये सेल गिवन है x2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पूछ रहा है तीसरा हाफ सेल, ये भी देखो हाफ ही सेल है, ठीक। हाफ सेल मतलब एक एलिमेंट से, और दो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन ऐसे रहेगा, ठीक, 2 से। तो यहाँ पे हमारा हाफ सेल है, 2 हाफ सेल दिया है, तीसरा हाफ सेल पूछ रहा है, तो उसके लिए हम डेल्टा जी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G3 के बराबर हो जाएगा। तो G बराबर क्या होता है -NF E1 प्लस, यहाँ पे देखो ये जो है, देखो यहाँ पे F से दिया है, मतलब यहाँ पे देखो F दिया है, तो यहाँ पे F से F2 बन रहा है, तो F इस साइड है, मतलब दोनों रिएक्शन का कंपेयर कराएंगे मेन वाले रिएक्शन से। इसमें देखो F इस साइड है, इसमें भी F इस साइड है, ठीक। तो F तो -NF E1 ये सही है अपना। फिर उसके बाद प्लस इसमें देखो F3 इस साइड है, और हमको F3 जो है, F3 हमको इस साइड चाहिए, ठीक, इसी साइड है F3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर -NA2 FE2, तो दोनों हमारा सेम साइड है, और F2 कट जाए, पहले देखो F2 कट जाएगा, तो F इस साइड है और F3 इस साइड है, दोनों सेम साइड है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस -NF E1 प्लस ये अपना -N2 FE2 ये हो जाएगा, इक्वल टू -N3 FE3, तो पहले से F कैंसिल हो जाएगा,
अपना 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इसमें 2 और 1 तीन में से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें 3 का डायरेक्ट हुआ तो यहाँ पे n बराबर 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, n बराबर वही होता है हमारा, कितना ऑक्सीडाइज हुआ कितना रिड्यूस हुआ। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक, और यदि 2 हाफ सेल देके हमारा सेल पोटेंशियल पूछ रहा है तो ई सेल बराबर ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन दोनों का हमारे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। ठीक, तो जैसे ये हमारा एक हाफ सेल दिया है, ये हमारा एक हाफ सेल दिया है, लेकिन हमको सेल रिएक्शन पूछ रहा है। देखो 2 का देके सेल रिएक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ सेल रिएक्शन देखो 3 से 2 हो रहा है, तो ये अपना कैथोड है क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, और यहाँ पे 0 से 2 हो रहा है तो ये अपना ए है एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा F3 देखिए इस साइड है तो F3 को, और इसमें इस साइड है तो F3 को पलट देंगे तो ये प्लस x2 है तो यहाँ पे माइनस x2 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस करेंगे क्योंकि इसमें बीच में माइनस फार्मूला, तो यहाँ माइनस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो F जो हमारा इस साइड है, ठीक, और F2 इस साइड है तो F2 इसी साइड रहेगा, तो यहाँ हमारा F2 के लिए इसी साइड रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे पूछा क्या है, ये देखो F से F2 जा रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हमको इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखो 2 से 3 जा रहा था, ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ठीक, 2 से 3 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसके लिए इसको माइनस कर देंगे, ये भी माइनस x2, ये भी हमारा प्लस 2 से 2 जा रहा था, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देंगे। तो दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, इसको बाकी सॉल्व कर लेंगे। x1 x2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में निगेटिव साइन लगा के चेंज कर लेंगे। ठीक, दोनों को निगेटिव साइन लगा के चेंज कर लेंगे। F इस साइड है और F3 इस साइड लाएंगे तो फिर भी वही बतिया आएगी, और E2 तो इस साइड है ही है, तो माइनस लगा के हमको, बस आप ये देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए कि कौन सी किस साइड है, बस आप ये देखिएगा कि मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लीजिएगा और माइनस का साइन लगा दीजिएगा। ठीक, सेम इसका एक एग्जांपल, इसका हमारा 2 हाफ सेल देकर तीसरा हाफ सेल पूछे तो उसके लिए एक यहाँ पे हमारा फार्मूला है। ठीक, मतलब एक क्वेश्चन कराए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। गैल्वेनिक सेल हमने आपको पहले ही बता दिया, गैल्वेनिक सेल का Cu2 प्लस से Cu जा रहा है तो ये अपना रिडक्शन हो गया, ये अपना ऑक्सीडेशन हो गया, इसको हमने पहले ही देख लिया है। सेल में हमने इसको देख ही लिया है, गैल्वेनिक सेल कैसे यूज करते हैं इसको हमने 2 हाफ सेल का देख लिए, एक कैथोड एनोड इसको हमने फार्मूला देख ही लिया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से E0 इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, आप बस इसको ध्यान रखिए, 2 हाफ सेल देके कोई हाफ सेल पूछे तो ये फार्मूला, और 2 हाफ सेल देके सेल रिएक्शन पूछे तो ये फार्मूला। ठीक, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो माइनस लगा के रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे। ठीक, और माइनस NF सेल से इसको निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हमने देख लिया पहले ही, इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद एट इक्विलिब्रियम पे अगर ई सेल जो है हमारा 0 हो जाएगा, इसमें ई सेल 0 हो जाएगा और डेल्टा जी बराबर 0 दिया है, तब ये अपना फार्मूला आ जाएगा, E0 सेल इक्वल टू 0.591/n इंटू लाख के इक्विलिब्रियम। और ई सेल अगर 0 है तो के इक्विलिब्रियम 0 होगा, ई सेल अगर निगेटिव है तो के इक्विलिब्रियम लेस देन होगा, ई सेल अगर पॉजिटिव है तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन होगा, ये मन होगा। ठीक, और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF E0 सेल होता है, तो E0 सेल अगर निगेटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव आ रहा है E0 सेल, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी बराबर ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे हमारा डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा, तो लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2016 और 11 में पूछा गया है। अगर लॉग एक्स की वैल्यू, यहाँ पे लॉग एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो एक्स बराबर 1 होगा, लॉग एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो एक्स बराबर ग्रेटर देन मतलब लेस देन होगा, n होगा, और पॉजिटिव आ रही है तो ग्रेटर देन एक्स होगा। ठीक, यहाँ से हम कंपेयर करा लेंगे, ये कंपेयर कराने वाला क्वेश्चन खूब आता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है, जो स्पॉन्टेनियस कंडीशन पूछा है, डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल होगा, तो डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट ई स्टैंडर्ड हो गया, प्लस नॉट लग गया, प्लस 2.303 RT लॉग QC, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये अपना गैल्वेनिक सेल सिंपल वाला हो गया। डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम पे E0 सेल ई सेल और ई सेल जो होगा 0 होगा। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होगा और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और ई सेल की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, कंसंट्रेशन सेल जो होता है एनोड एंड कैथोड मेड बाय सेम हाफ सेल, और ऑलवेज E0 सेल इसमें जो होगा 0 होगा। ठीक, इसके 2 कंडीशन है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ जो जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है तो इलेक्ट्रोलिटिक इसमें डिफरेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रोड है तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगा, बाकी दूसरा वाला सेम होगा। इसका फार्मूला दोनों का सेम है, तो आप फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है हमारा, ये अपना यही वाला फिर से हम देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है। E0 सेल जो ई सेल होता है वो निगेटिव होता है, वर्क इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पे। कीटायन जो होता है रिडक्शन करता है कैथोड पे, एनायन जो होता है ऑक्सीडेशन करता है एनोड पे। कीटायन बोले तो पॉजिटिव, एनायन बोले तो निगेटिव, ये रिडक्शन करता है कैथोड पे, ऑक्सीडेशन करता है एनोड पे, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का दिया हो तब। ठीक, कीटायन एक से ज्यादा गिवन हो तब क्या करेंगे, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उनमें से ज़्यादा होगा उसको रिड्यूस कराएंगे। जैसे Cu2+ दिया और H+ दिया है, ठीक, इसमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी को रिड्यूस कराएंगे। तो अभी हम अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, उसके अनुसार पता चलेगा हमका किसका क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो जैसे इसमें Cu2 का ज़्यादा है, Cu2 का हम रिडक्शन करा देंगे, ठीक। और एनायन अगर एक से ज़्यादा गिवन हो तब क्या करेंगे, या तो उनमें हेलोजन गिवन है तो हेलोजन का रिडक्शन कराएंगे, नहीं तो OH आयन का ऑलवेज कराएंगे, ठीक। OH आयन हमेशा रहेगा। अगर हेलोजन दिया है तो हेलोजन का करा देंगे, नहीं तो OH आयन का कराएंगे। जैसे SO4 और OH गिवन है तो इन दोनों में किसका कराएंगे, तो OH आयन का करा देंगे। अगर यहीं पे हाइड्रोजन दिया हो, क्लोरीन दिया हो और OH दिया हो तो क्लोरीन का करा देंगे, ठीक, इसका रिडक्शन करा देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक NaCl जैसे दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक NaCl दिया है, कैटायन जैसे दिया है Na+ और H+ दिया है, एनायन दिया है Cl- और SO4-। तो इसमें 2-4 चीज़ें हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। जैसे कैटायन में क्या कौन सा लेंगे, Na और H+ में कौन सा लेंगे, H+ लेंगे क्योंकि इसका हमारा रिड्यूस ये जल्दी हो जाएगा तो इसको हम लेंगे। और Cl- और SO4 में ये हमारा हाइड्रोजन है, एनायन में क्या देखते हैं हम हेलोजन देखते हैं, तो हेलोजन है तो इसका कराएंगे। तो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, कैथोड रिएक्शन H+ का कराएंगे। फिर उसके बाद एनोड रिएक्शन क्या होगा, हम Cl का कराएंगे। एक कैथोड जो होगा वो हमारा रिडक्शन होगा, एनोड जो होगा ऑक्सीडेशन होगा। सेल रिएक्शन दोनों को जोड़ देंगे। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, Cl गैस, कैथोड पे कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। कंसंट्रेशन ऑफ Na आफ्टर इलेक्ट्रोलाइज रिमेन सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें Na का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है सेल रिएक्शन में, तो ये सेम ही रहेगा। pH जो होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो pH डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो pH यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हमारा, जैसे 2 रॉड है, एक एनोड का पॉजिटिव और दूसरा कैथोड का निगेटिव, ये जस्ट अपोजिट होता है गैल्वेनिक सेल के। कैटायन जो होता है रिडक्शन करता है, एनायन अपना ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन कैथोड होता है और ऑक्सीडेशन एनोड होता है। आपको पता है ΔG पॉजिटिव होगा, इनर्ट से ई सेल मतलब इनर्ट नहीं, ई सेल जो होता है निगेटिव होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है हमारा, उसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहला लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्टेंशियम, कैल्शियम ऐसे हमारा दिया है, तो इसको याद कर लेंगे। लिया के बाबा सरकारी, कार न मांगे अलमारी, मान जान फीकी कारी, कोनी संग पीबे हाय, कुंवारी हाजी अजी पंडित अवतारी, इसको हम याद कर लेंगे। ये अपना H+ है, यही अपना मेन पॉइंट है H+। H के ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी, H के ऊपर ये सब जितनी भी वैल्यू है ये सब अपना निगेटिव होंगी, और H के नीचे जो है हमारा ये सब पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ठीक। आप लिथियम का याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन का याद कर लीजिएगा और Au का याद कर लीजिएगा, ठीक। Au का याद कर लीजिएगा, कोई फेरस का भी याद कर लीजिए, चाहे जिसका याद कर लीजिए। Au का याद कर लीजिएगा और लिथियम का याद कर लीजिएगा और हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी वैल्यू होंगे निगेटिव और नीचे जो होंगी पॉजिटिव, हाइड्रोजन का जो बीच वाला है 0। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लोअर एलिमेंट का ऑलवेज रिडक्शन होगा, मतलब जो जैसे इन दोनों में इन दोनों में हम कंपेयर करा दें, मैग्नीशियम और जिंक में, तो जिंक का हमेशा रिडक्शन होगा। कैंडियम और कोबाल्ट में करा रहे हैं तो हमेशा कोबाल्ट का रिडक्शन होगा। जैसे मैग्नीशियम ले लिए और Hg ले लिए तो इन दोनों में Hg का हमारा रिडक्शन होगा। H और Ag ले लिए तो इसमें Ag का हमेशा रिडक्शन होगा। आप इसको याद करेंगे तभी पता चलेगा किसका रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, देखो, एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनर्ट ऑफ सेल ऑफ हाफ सेल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन सेल्फ सेल, ठीक। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ लिथियम का दिया है, यहाँ फेरस का दिया है, ठीक। लिथियम हो गया, यहाँ पे फेरस का नहीं, आप Ag का याद कीजिए, ठीक। आप ये Ag का याद कीजिए, फेरस नहीं याद कीजिए, Ag का याद कीजिए क्योंकि हर जगह अलग अलग दिया रहता है। लिथियम और Ag का याद कीजिए और हाइड्रोजन का 0 होता ही है, ठीक। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले का निगेटिव होगा और इसके नीचे वाले का पॉजिटिव होगा। तो जो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा हमारा बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यहाँ क्या होगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पे रिड्यूस होगा ऊपर से नीचे आने पे, तो इसका मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SRP ये दिया है हमारा, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिड्यूस हो रहा है, गेन करेगा तो रिड्यूस होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होने की टेंडेंसी हमारे फेरस में है, फेरस में हमारा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे नीचे है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जैसे पॉजिटिव में तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो एलिमेंट फास्ट रिएक्शन करेगा, मतलब Fe सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है और जो लिथियम सबसे ऊपर है वो सबसे कम रिड्यूस होना चाहता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहता, लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहता। जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा जैसे Fe में होगी तो वो सीरीज में सबसे नीचे होगा और वही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा वही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सबसे नीचे होगा वो ऑक्सीडाइज, जो जैसे सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो सबसे ऊपर होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ऑक्सीडाइज होगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे फेरस सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, फेरस सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है
और जो लिथियम वो सबसे कम रिड्यूस होना चाहता है। फेरस जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है। ठीक, फिर सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है तो मतलब फेरस सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम सबसे कम ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूस होना चाहता है, उसका मतलब वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, ये हमने देख लिया। फेरस, लिथियम से फेरस अगर आएंगे तो खुद रिड्यूस होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सामने वाले को दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। अगर ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं फेरस से लिथियम, तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कराएंगे, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक, मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है निगेटिव। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और मोर गेट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, मोर रिड्यूस टेंडेंसी होगी इन एसआरपी अप टू डाउन जो होगा इंक्रीज करेगा, ये फेरस के लिए। और ये लिथियम के लिए अपना हो जाएगा। ठीक, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, ई सेल जो होगा इनर्ट सेल ऑफ कैथोड, इनर्ट सेल ऑफ एनोड, ये अपना होगा। और इनर्ट सेल जो होता है ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब कैथोड ज्यादा होगा। कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, कैथोड जो होगा हमेशा एनोड के नीचे प्लेस्ड होगा, क्योंकि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे सीयू और जेडियन दिया है तो इसमें से पूछ रहा है कैथोड कौन होगा, तो नीचे कौन आता है, सीयू आता है, सीयू हमेशा कैथोड होगा। मेटल एवं हाइड्रोजन इन सीरीज डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल में, समझिए। जेडियन से जेडियन SO4 बन रहा है, H2SO4 से हमेशा H2 बनेगा, तो ये 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड हो रहा है, ये अपना रिडक्शन हो रहा है, कैथोड हो रहा है। सीरीज में जो नीचे हुआ वह कैथोड होगा, तभी रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, जो नीचे आएगा उसका ही स्पॉन्टेनियस होगा, वही कैथोड होगा। हमेशा सीरीज में जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। ठीक, और जो ऊपर होगा वो एनोड होगा। जैसे फेरस और कैंडियम को ले रहे हैं या कोबाल्ट या निकल को ले रहे हैं, तो निकल जो होगा हमारा कैथोड की तरह कार्य करेगा। ठीक, और ऊपर वाला एनोड, और कैथोड मतलब रिडक्शन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या होता है, डिपोजिशन जो मास होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मेन फार्मूला याद रखिएगा, इस पे कई क्वेश्चन आए हैं। एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर इंटू मोल अपान क्यू अपान 96,500, और क्यू बराबर कहीं कहीं अगर डायरेक्ट वैल्यू ना दिया रहे, चार्ज और टाइम दिया रहे तो क्यू बराबर आई इंटू टी यहाँ पे पुट कर देंगे। और मोल की जगह वेट अपान एटॉमिक वेट भी पूछ सकता है, या वॉल्यूम दे देगा एसटीपी पे, तो इसका फार्मूला रख देंगे वॉल्यूम ऑफ एसटीपी एट 22.4। मोल की जगह भी ये भी पूछ सकता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट भी दे सकता है, और क्यू की जगह आई इंटू टी भी देख सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, एन फैक्टर इंटू मोल अपान क्यू अपान 96,500। तो एन फैक्टर जो होगा वो चार्ज ऑफ केटायन को कैलकुलेट कर देंगे, वही एन फैक्टर होगा। तो ज्यादा करके 3 ही पूछता है, H2, O2 और Cl2। तो H2 का 2 होगा, O2 का 4 होगा, Cl2 का 2 होगा, ये अपना एन फैक्टर है। ठीक, सेकंड लॉ फैराडे का क्या होता है, इफ नंबर ऑफ सेल ज्वाइन इन सीरीज, तो सब में सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। मतलब कोई भी सीरीज में सेल ज्वाइन की गई हैं तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट सबका सेम होगा। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो जैसे CuSO4 AgNO3 HCl दिया है और सीरीज में तीनों ज्वाइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेट Cu अपान इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट Ag अपान इक्विवेलेंट वेट, वेट H प्लस अपान इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड जो होगा वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। यहाँ पे Na जो होगा वो मोल ऑफ ए के बराबर होगा, यहाँ पे मतलब Na कैथोड है, मतलब एनोड है, Na एनोड, और मोल ऑफ एनोड जो होगा वो बराबर होगा Nc ऑफ कैथोड और मोल ऑफ कैथोड के बराबर होगा। ठीक, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं, N इंटू मोल ऑफ Ag, N इंटू मोल ऑफ H2, इसी फार्मूले पे हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। और एक ये फार्मूला याद रखिएगा, Q बराबर N इंटू ई होता है, N बराबर Q अपान ई। Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी अपान ई, तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, फिर बैटरी देखते हैं, बैटरी क्या होता है। बैटरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल अरेंज इन सीरीज, वोल्टेज सबका कैलकुलेट कर लेंगे। बैटरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, और ये जो होता है हमारा, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉट रिवर्सिबल बैटरी होती है, नॉट रिवर्सिबल होती है। और सेकेंडरी बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं और ये रिवर्सिबल होती है। इसका एग्जांपल है ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल, जो टार्च में यूज होती है, हमारी ब्लैक कलर के अंदर रहता है। और जिंक एमलगम ड्राई बैटरी, ये जो बटन सेल होता है, जो वॉच में होती है। और सेकेंडरी में जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी, जो बाइक में हमारी यूज होती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है ड्राई सेल लाइक्लाइन सेल, इसका हम देखते हैं। इसमें एनोड जो होगा जिंक कंटेन करेगा, इसका ये अपना रिएक्शन हो जाएगा। कैथोड जो होगा ये ग्रेफाइट रॉड से मिलकर बना होगा, कार्बन प्लस MnO2 पेस्ट से मिलकर बना हो जाए, इसका ये रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें फिल होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। और ई सेल जो होता है इसका 1.6 मतलब सेल पोटेंशियल जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल डिक्रीज ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान ये डिक्रीज होता है, तो क्योंकि चार्ज धीरे धीरे देखो बैटरी कम हो जाती है तो उसका कम हो जाता है, तो बाद में नहीं जलती है, तो अपना हो जाएगा। इसका सॉलिड जो है ZnNH3 का होल 4 का पूरा का होल स्क्वायर, ये अपना सॉलिड, ये अपना इसमें पेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं जिंक अमेरिकन डाई सेल, इसको बटन सेल कहते हैं। इसका एनोड ZnHg होगा, कैथोड जो होगा H2O और ग्रेफाइट रॉड होगा। इलेक्ट्रोलाइट इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH होगा। इसका ई सेल जो होगा 1.3 वोल्ट होगा। और ये धीरे धीरे लॉस नहीं करेगी, ये
कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए वॉच कभी रुकती नहीं है, मतलब कभी धीरे नहीं होती, वो हमेशा रुक जाती है। तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस ये कांस्टेंट रहता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्यूएच पे डिपेंड नहीं करती है, अचानक बंद हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है हमारा, इसमें एनोड सॉलिड पेस्ट होता है और कैथोड लेड रॉड होता है, उसमें फिल होता है PbO2 का पेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 38% W/W सोल्यूशन होता है। सेल रिएक्शन इन दोनों को जोड़ देंगे, एनोड और कैथोड को, सेल रिएक्शन आ जाएगा, ये डिस्चार्ज रिएक्शन है। और रिचार्जेबल रिएक्शन इसका उल्टा कर देंगे तो ये रिचार्जेबल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है वो हमारा देखो लाइट आती है फिर चार्ज हो जाती है, तो ये डिस्चार्ज रिएक्शन है, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे लाइट आ गई तो ये चार्ज हो जाएगी। जस्ट अपोजिट टू डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अपना केमिकल एनर्जी में, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो होता है हमारा, फ्यूल सेल कन्वर्ट हीट टू रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट चेंज करता है। जैसे फ्यूल सेल का ये हमारा एक रिएक्शन हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल जो होता है उसका एफिशिएंसी जो होता है 70 होता है, ठीक। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल जो होता है ΔG/ΔH इंटू 100 होता है, और ΔG का फार्मूला देंगे -NFeCl अपन ΔH इंटू 100 कर देंगे, ये अपना फ्यूल सेल हो गया। उसके बाद कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मेटल आयन प्लस एटमॉस्फेयर से जो एयर होगा वो मिलकर ऑक्सीडाइज फॉर्म करेगा या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट बनाएगा, इसी को हम कोरिजन कहते हैं। कोरिजन मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कोरिजन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा फेरस का, फिर फेरस का एटमॉस्फेयर से हमारा रिएक्शन होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा मेन रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ से Fe2 हमारा बन जाएगा, तो Fe2 जो होता है फेरस ऑक्साइड होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करके Fe3 बना लेता है। Fe3 जो होता है हमारा फर्दर रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेगा, तो ये रस्ट बन जाएगा। तो Fe2O3 इंटू XS2 ये हमारा रस्ट हो जाएगा, इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। आज हमने सभी अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे हमारा ये हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा खत्म होता है। तो हमने एक बार शुरू से सब टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या देखें हम। कंडक्टेंस देखें, कंडक्टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, फिर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सब हमने देखा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को हमने देखा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉलरॉस का नियम देखा, ठीक। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा, उसके बाद हम सेल देखे, सेल में गैल्वेनिक सेल देखे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखे, फिर सॉल्ट ब्रिज देखे, इलेक्ट्रोलाइट देखे, इलेक्ट्रोड देखे, फिर उसके बाद मेटल आयन इलेक्ट्रोड देखे, गैस इलेक्ट्रॉन हाफ सेल इलेक्ट्रोड देखे। उसके बाद सेल रिएक्शन को हमको देखे कैसे लिखा जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई को देखा, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। उसके बाद हमने ई और इनएट में डिफरेंस देखा, ये स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा 2 हाफ सेल देखे, तीसरा हाफ सेल पूछे या 2 हाफ सेल देखे या सेल रिएक्शन पूछे तो उसको कैसे हमको हैंडल करना है। फिर गैल्वेनिक सेल देखे, हम नर्स इक्वेशन देखे, हाफ सेल देखे। फिर उसके बाद हम एट इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होती है, एट इक्विलिब्रियम में हमने सब कंडीशंस देखी। उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस कंडीशन, हमने ΔG के बारे में देखा, कंसंट्रेशन सेल देखा, 2 प्रकार के होते हैं उसको देखा। फिर उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने देखा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में के बाद उसके हमने अगर केटायन एक से ज़्यादा गिवन हो, एनायन एक से ज़्यादा गिवन हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हमने देखा। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने फार्मूला बताया, मतलब कैसे हैंडल करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने यहाँ पे देखा, ये कौन ऊपर जाता है, कौन नीचे जाता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग, ये अपना मेन इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फी और ऑक्सीडाइजिंग बेस्ट होगा, कौन रिड्यूसिंग बेस्ट होगा, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये पूरा अपना थ्योरी देखा, थ्योरी कंपेयर करने के बाद उसके बाद ये हमारा कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, उसको हमने देखा। उसके बाद हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ देखा, फैराडे के फर्स्ट लॉ में फार्मूला देखा। फिर फैराडे के सेकंड लॉ में ये हमने 2-3 फार्मूले देखे। उसके बाद इसको क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद हमने प्राइमरी सेल देखा, सेकेंडरी सेल मतलब प्राइमरी बैटरी देखी, सेकेंडरी बैटरी देखी। फिर प्राइमरी बैटरी में क्या कौन कौन से एग्जांपल है उसको हमने देखा, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, ऐसे हमने सेकेंडरी बैटरी में मतलब जिंक अमेल्गम का देखा प्राइमरी बैटरी में। फिर सेकेंडरी बैटरी में हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है तो उसको हमने देखा कैसे यहाँ पे हैंडल करते हैं। सो वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन दोस्तों होप आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। जो ना समझ आएगा प्लीज हमसे पूछिएगा, नेक्स्ट चैप्टर हम अपना फिजिक्स का लाएंगे, बाकी पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।